नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इस अध्याय 4 का हमारा है लेक्चर नंबर 8। हम लेक्चर 8 पर पहुंच चुके हैं और गुरुदेव आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने उपभोग के बारे में, बचत के बारे में चर्चाएं कर ली है और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे निवेश के बारे में। परंतु उससे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका अपना लर्निंग शेयर आर्ट्स का चैनल का एप्लीकेशन मार्केट में आ चुका है। प्ले स्टोर में लर्निंग शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर पर तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन पे आप लोगों के पास कोर्सेज हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का और भूगोल का। ये सभी कोर्सेज अलग अलग हैं। आप चाहे तो जो सब्जेक्ट हो आप वो खरीद सकते हैं। पर जैसे अभी अपन अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का कोर्स है, इसमें आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, डाउट सॉल्विंग ग्रुप जिसमें आपको जब भी डाउट डालेंगे उसका डाउट का जवाब दिया जाएगा। आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपको दिया जाएगा मॉडल पेपर और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे कि ये क्लास का जो PDF है ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा, सब कुछ लिखा लिखाया। ओके, तो बहुत सारी सुविधा इस कोर्स में है। आपके जो सपना है 0% डाउट 100% मार्क्स वाला, अपने बोर्ड को टॉप करना, इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाना, वो सपने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम लर्निंग शेयर परिवार की तरफ से है। और अगर आप ये कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबरों पे कॉल करें और टीम को कहे कि मैम सर मुझे ये कोर्स चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो आप कोर्स स्टार्ट कराइए जब तक मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है निवेश या इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। निवेश या इन्वेस्टमेंट, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है निवेश या इन्वेस्टमेंट। देखो अभी तक आप लोग पढ़ करके आए हो, उपभोग के बारे में पढ़ करके आए हो, बचत के बारे में पढ़ करके आए हो, MPC, MPS, APC, APS, इस प्रकार की जो धारणा है वो सब कुछ पढ़ करके आए हो। आज हम लोग बात करते हैं निवेश की, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और ये ऐसा शब्द है बच्चों, बहुत सी बार आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पैसा इन्वेस्ट करें, वहां निवेश करें। सबसे पहली बात तो ये जो निवेश है इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है वो समझिए। देखिए हम जीवन में पैसों को खर्च करते हैं, यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हम सभी करते हैं। देखिए अब जो हम लोग खर्चा करते हैं ना, हम खर्चे 2 प्रकार के खर्चे करते हैं। हमारी जो इनकम होती है उसमें से खर्चे 2 प्रकार के करे जाते हैं। एक होता है कंजप्शन पे, एक जो खर्चा होता है वो होता है कंजप्शन पे, जिसको हम लोग कहते हैं उपभोग। ये उपभोग हो जाएगा। और एक जो हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे या निवेश जिसको हम लोग कहते हैं। दोनों में खर्चों में क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। निवेश, उपभोग और निवेश। देखिए जब हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं और हम हमारी रोजमर्रा जीवन को चलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो खर्चा है और उस खर्चे को हम उपभोग में काउंट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, हम लोग कुछ खाने पीने पे खर्चा कर रहे हैं, हम कपड़ों पे खर्चा कर रहे हैं, हम सब कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं, वो उससे हमें कोई भविष्य में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है, कोई बहुत बढ़िया फायदा मिलने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम हमारी जिंदगी को थोड़ा ठीक बनाने के लिए, लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, बाकी उसमें कोई बेहतरी वाली बात नहीं है। तो जब आप इस प्रकार से खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि उपभोग है, आपकी रोजमर्रा जीवन को चलाने के लिए है, तो वो कंजप्शन है। इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या होता है? जब आप किसी इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि मुझे भविष्य में यहां से लाभ मिलेगा तो मैं यहां खर्चा करता हूं, वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। मैं उदाहरण के तौर पे जैसे आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आज मैं हूं, आज मैं कपड़े खरीदता हूं। आज मेरे पास मान लीजिए कि हफ्ते में 3 ड्रेसेस है, मैं हफ्ते में 3 ड्रेसेस पहन सकता हूं, मेरे पास है। मैं अगर इसके अलावा और कपड़े खरीदता हूं, ये फालतू का उपभोग है, ये खर्चा है, ये मैंने खर्चा करा। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं खरीदनी चाहिए, इंसान को अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छे घड़ी, अच्छा मोबाइल, हर चीज रखना चाहिए। पर अगर है और उससे जीवन चल रहा है तो कोई आपको फालतू खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं फिर भी करता हूं तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा? खर्चा होगा, उपभोग होगा। परंतु अगर उसी जगह मैं ये कहता हूं कि मैंने 1000, 2000, 2500 की किताबें खरीदी हैं, उन किताबों को मैं 1 साल में पढ़ कर करके पूरा अच्छे से तैयार हो जाऊंगा और अगले साल तक
मेरा जो नॉलेज है वो नॉलेज और भी बढ़ोतरी हो जाएगी, मेरे नॉलेज में और भी वृद्धि हो जाएगी। तो अब इस नॉलेज में वृद्धि होने से बेनिफिट क्या होगा, तो फिर मैंने ये सोचा कि बेनिफिट मुझे ये है कि आज मैं 12th तक के बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, फिर मैं कल को कॉलेज तक के बच्चे हैं उनको इकोनॉमिक्स पढ़ा सकूंगा, मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी। और जब मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी तो ज्ञान से बड़ा तो निवेश कुछ होता ही नहीं है। मुझे ज्ञान बढ़ेगा, मुझे अच्छा और पेमेंट जो है अलग जगहों से ऑफर हो सकता है, पेमेंट ज्यादा बढ़ सकता है। इस प्रकार ये जो मैंने किताबों में पैसा लगाया है वो खर्चा नहीं था, वो निवेश था, वो एक इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि मुझे पता था यहां मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास और भी बेहतर अवसर और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और भी ज्यादा मेरे पास द्वार खुलेंगे जहां पे मैं एंटर हो सकता हूं। ये निवेश है। मतलब मैंने सोचा ना कि मुझे भविष्य में लाभ हो रहा है। तो अगर ऐसे ही मैं बात करूं कि एक बॉडी बिल्डर है, अब जो उसका काम है कि भाई मॉडलिंग करना, एक्टर बनना, ये सब काम, अब वो व्यक्ति जितना खर्चा अपनी बॉडी पे करेगा, खाने पे, पीने पे, जिम पे, ड्रेसेस पे, स्टाइल पे, इन पे खर्चा करेगा, वो खर्चा नहीं है, वो उसके लिए निवेश है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं जितना अपनी बॉडी पे खर्च करूंगा, जितना पैसा मैं यहां लगा रहा हूं, ये मुझे क्या है फ्यूचर में कमा कर करके देगी, निवेश कर करके देगी। तो निवेश सीधा सा हम एक इतना सा कहते हैं कि आप इसको लाभ के उद्देश्य से कर रहे हैं, ये निवेश आ रहा है, ये निवेश आ रहा है आज हर। और दूसरी चीज क्या है कि ये स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज कहता हूं कि हम लोगों ने एक मकान खरीदा रहने के लिए, हमने मकान खरीदा है रहने के लिए, ये एक हमारा खर्चा है, उपभोग है, हम रहने के लिए मकान खरीद रहे हैं। पर निवेश में क्या आ जाएगा, अगर मैंने कोई जमीन खरीदी है, मैंने वहां कोई इस प्रकार की बिल्डिंग बना दी है कि उसको किराए पे चलाया जा सके, वो मेरे लिए निवेश के तौर पे है। मैं अभी आम भाषाओं में चल रहा हूं, अभी इकोनॉमिक्स की भाषाओं को साइड में रखिएगा, इकोनॉमिक्स में तो भी अपन लोग उतरेंगे। तो ये क्या है, जब मैंने किराए पे चलाने के लिए मकान बना दिया, वहां पे 10-15 दुकानें बना दी और दुकानें किराए पे दे दी, वो क्या हो गया, वो एक प्रकार से निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब हम उसमें लाभ अर्जित करने का कहीं ना कहीं भाव रख रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं निवेश है। कहीं ना कहीं हमारी संपत्तियों में वृद्धि करने का जो काम होता है, हमारे एसेट्स को बढ़ाने का काम होता है। जब आप उत्पादक हो, उत्पादन करने वाले हो और आप अपनी संपत्तियों को बढ़ाने का काम करते हो, तो वो क्या है, निवेश है, वो एक इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट या निवेश, सीधी सी बात ये आती है, जब हम किसी लाभ के उद्देश्य से कर रहे हैं, हम भविष्य में उससे कुछ रिटर्न की उम्मीद करते हैं, वो क्या होगा, निवेश होगा। अब बहुत सी बार एक सवाल पूछा जाता है मुझसे कि सर हमारे माता पिता हम पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये क्या है, ये निवेश है? बिल्कुल निवेश है बेटा। क्यों? क्योंकि वो आपको एक बेहतर व्यक्ति बना करके देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज हम उन पे इतना पैसा खर्च कर दें, इनकी अच्छी एजुकेशन पे पैसा खर्च कर दें, जिससे कि भविष्य में अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपना बेहतर भविष्य जो है वो बना सके। तो इनका जीवन जो है बेहतर हो जाएगा, आने वाला जो समय है वो इनका अच्छा हो जाएगा, इनका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का क्या हुआ, निवेश हो गया। आपकी शिक्षा पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इन चीजों पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक प्रकार से क्या है, निवेश है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए है। तो इन्वेस्टमेंट सीधी सी बात है, जब हम लाभ के लिए उद्देश्य से, भविष्य के उद्देश्य में कर रहे हैं कि बेहतर कुछ हमें मिले, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब आज जो हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है किसी चीज का, जब वो किसी संपत्ति में, मतलब उसके ऐसे जगह पैसे खर्च करने से जिससे कि आप कि काम और बढ़ेगा, काम और बेहतर होगा, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे मैं आज कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि आज मैं हूं और मैं मतलब कोई, मान लीजिए एक कोई टीचर है, कोई व्यक्ति है, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और जो पहले देखता है कि आस पड़ोस में बच्चों को पढ़ाता है तो वो कॉपी पेन पे पढ़ाता है। फिर उसने देखा यार मेरे पास 9th-10th के बच्चे भी आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक 400-500 का व्हाइट बोर्ड लेकर के आ जाता हूँ। वो व्हाइट बोर्ड लेकर करके आ गए, वो व्हाइट बोर्ड का सुना आसपास में कि हाँ यार सर है, वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मैम है वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती है, बच्चे और आने लगे। धीरे धीरे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी, 40 हुई, 50 हुई। उसको लगा कि यार बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में बच्चे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, अब इन बच्चों के लिए कोई बढ़िया सा फर्नीचर बनवा देता हूं। उसने फर्नीचर बनवाया, बच्चों ने सुना अरे यार बहुत बढ़िया फर्नीचर है, गद्दीदार कुर्सी उस पर बिठाते हैं, और लोग आए, वो बच्चे 150 से 100 हो गए। धीरे धीरे उसने क्लासेस को और बेहतर करा, उसने स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, उसने और बेहतर सुविधाएं देना, नोट्स देना शुरू करा है, ड्रेसेस बनवाई है, बैग दिए, ये सब वो खर्चे कर रहा है। वो क्या है, निवेश है, क्योंकि उसको पता है इन सब पे खर्चा करने से क्या होगा, बच्चों की बढ़ोतरी होगी। बच्चे सुनेंगे कि जब यार ऑफलाइन में स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा अट्रैक्ट होगा कि हाँ यार देख करके आते हैं, यार बेहतर फर्नीचर पे बिठाया जा रहा, बच्चा अट्रैक्ट होगा। तो वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि अगर मैं बच्चों को अच्छी सुविधाएं दूंगा, अगर मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, तो ये बच्चे और बच्चे लेकर के आएंगे और मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मैं आगे बढ़ूंगा।
तो इसलिए वो क्या करता जा रहा है, खर्चा कर रहा है, चाहे उसको अभी इनकम ना हो रही हो, चाहे उसने 5 लाख का 6 लाख का स्मार्ट बोर्ड ला करके लगा दिया, वो अपनी जेब से लगा रहा हो, पर उसको पता है कि भविष्य में इनकम होगी। तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट निवेश करा जाता है। निवेश से तात्पर्य नई पूंजीगत संपत्ति के निर्माण पर किए गए व्यय से है। देखिए निवेश से क्या तात्पर्य है, नई पूंजीगत संपत्ति। अब देखिए बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, कैपिटल असेट पर जोर दिया है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं, वस्तुओं की बात करते हैं, तो दो प्रकार के गुड्स होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जिनको उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है, और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स, जिनको हम लोग पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी बच्चों, उपभोक्ता वस्तुएं कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स या वह वस्तुएं हैं जिनका उपभोक्ता उपभोग करता है, जिनका इस्तेमाल करता है। जैसे आज ये शर्ट है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मोबाइल है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका उपभोक्ता इस्तेमाल करे वो उपभोक्ता वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स कहलाती है। परंतु जिन वस्तुओं से कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाए जाते हैं, ऐसी वस्तुओं को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। जिन मशीनों से ये शर्ट बनी होगी, वो मशीनें क्या है, पूंजीगत है। जिन इक्विपमेंट, जिन उपकरणों का इस्तेमाल होकर करके मोबाइल का निर्माण किया गया होगा, वो उपकरण क्या है, पूंजीगत है। अभी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं तो बनी होगी, जो मशीन है वो कहीं ना कहीं तो बनी होगी। तो यहां पर पूरे देश में कंज्यूमर गुड भी बनाए जाते हैं और कैपिटल गुड भी बनाए जाते हैं। कैपिटल गुड वो ऐसे गुड हैं जो कि ऐसे गुड्स बनाने के लिए फिर बाद में काम आते हैं। तो अब यहां पर क्या कहा गया है, निवेश से तात्पर्य क्या है कि नई पूंजीगत संपत्ति के निर्माण पर किया गया व्यय, मतलब ऐसा खर्चा जो नई पूंजीगत संपत्ति के निर्माण पे, मतलब आप नई पूंजीगत संपत्ति खरीद रहे हो, और ये पूंजीगत संपत्ति जो खरीद रहा है वो सीधी सी बात है, वो प्रोडक्शन करने के लिए ही खरीद रहा होगा, घर में सजाने के लिए नहीं। आज मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी मशीन ले आता हूं किसी चीज के उत्पादन करने की, तो मैं क्यों ला रहा हूं, मुझे पता है मैं उत्पादन करने के लिए ही ला रहा हूं। मैं उसको सिर्फ रखने के लिए तो लाऊंगा नहीं, मैं उत्पादन करने के लिए, मैं प्रोडक्शन करने के लिए ही लेकर करके आऊंगा। तो निवेश से तात्पर्य नई पूंजीगत संपत्ति के निर्माण पर किए गए व्यय से है, कि जो नई पूंजीगत संपत्ति उस पर उसका निर्माण करने पर जो खर्चा करा जाता है, उसको कैपिटल असेट कहा जाता है, पूंजीगत संपत्ति कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, कोई मशीनरी आ गई, कोई भवन आ गया। ये भवन, उपकरण, कच्चा माल, ये सारी जो चीजें हैं, ये ध्यान रखना है कि उत्पादन की नजर से देखनी है, प्रोड्यूसर की नजर से देखनी है। यहाँ पर भवन का मतलब ये है कि आप जो कोई फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो, फैक्ट्री के लिए जमीन ले रहे हो, फैक्ट्री के लिए कोई जगह ले रहे हो, वो है भवन। यहाँ पर रहने के लिए मकान नहीं है। मशीनरी हो गया, भवन हो गया, उपकरण हो गया, कच्चा माल हो गया, जैसी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय शामिल है, जो किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि का कारण बनता है। तो किसी उत्पादक क्षमता की में वृद्धि, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कैपेसिटी में क्या हो, इंक्रीमेंट हो। प्रोडक्शन कैपेसिटी वहां पर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का जो व्यय करा जाता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, निवेश कह रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया टीचर का, उस टीचर ने कॉपी पेन से वो व्हाइट बोर्ड पर आया, उसको पता था व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा क्या है, आसानी से लिख पाएंगे और आसानी से साफ हो जाएगा। तो क्या था, कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। पहले एक एक बच्चे की कॉपी में लिख करके देता, अब सारे बच्चे लिख लेते वहां से और सर साइड में हो जाते और वो रफ कर देता, फिर वापस लिख देते। फिर उसने देखा यार स्मार्ट बोर्ड मार्केट में चला, स्मार्ट बोर्ड में ये लिखा यहाँ से और ये लो, अगले स्लाइड क्लिक करी, अगली पर आगे, अब तो रफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, अब तो रफ करने की। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है ना, हमारी क्षमता को बढ़ा रहा है ना, क्षमता को बढ़ा रहा है, ज्यादा काम कर सकते हैं, आसानी से बेहतर काम हो सकता है। तो यहां पर अगर इस प्रकार का कोई निवेश होता है जो उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है, तो वह क्या है, निवेश के रूप में है। जिससे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, हेनरी फोर्ड का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने फोर्ड गाड़ियां बनाई थी। उन्होंने क्या करा था कि वो बुच्चड़ खाने पे गए थे। बुच्चड़ खाने का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे मीट वीट मिलता है। तो उसने एक कन्वेयर बेल्ट देखा। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, आप देखिए कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो वहां पर क्या है, यूं बैग रखते हैं इस साइड में और फिर अगली साइड से वो निकल जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। वो कन्वेयर बेल्ट हेनरी फोर्ड ने बुच्चड़ खानों पर देखा, और जब उसने बुच्चड़ खानों पर वो कन्वेयर बेल्ट देखा कि सब इधर रखी जा रही है सब्जी, उधर से व्यक्ति लेकर के जा रहा है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो उसने वो कन्वेयर बेल्ट अपने वहां पर भी लगाया फैक्ट्री में, और लोगों को खड़ा कर दिया, फटाफट गाड़ियां तैयार होती गई।
अब फटाफट गाड़ियां तैयार होती गई, लोगों ने भाई हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, लंच का भी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम कर दिया, ये है वो है, तो बोले ठीक है सैलरी डबल कर देता हूँ। सैलरी उसने बढ़ा दी, उतनी सैलरी उस समय अमेरिका में कोई नहीं दे रहा था, पर उसने कन्वे बेल्ट की स्पीड भी बढ़ा दी, बोले और तेजी से काम करो। तो कन्वे बेल्ट उसने जो लगाया था उससे क्या हुआ, उत्पादक क्षमता बढ़ी, मतलब हर गाड़ी का निर्माण अब बहुत जल्दी हो रहा था, कैपेसिटी जो है वो बढ़ चुकी थी। तो जब कैपेसिटी बढ़ चुकी थी तो वो क्या करा, उसने निवेश करा है, उसने इन्वेस्टमेंट करा है। और जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण ये भी दिया कि जैसे आज मैं हूं, मैं किताबों में खर्च करूं, ये इन्वेस्टमेंट है, और एक एक्टर है वो बॉडी पे खर्चा करे, ये इन्वेस्टमेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप या मैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोग अगर योगा करें तो नहीं सब हम खर्चा कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे। निवेश है, शरीर पर किया गया हर पैसा आपका निवेश ही है, क्योंकि जीवन में कोई साथ नहीं देता, ठीक है, जो साथ देता है वो शरीर ही साथ देता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, सब अच्छे हैं, सब बेहतर है। पैसा चला जाता है तो इंसान पैसा कमा सकता है, पर एक बार शरीर चला जाता है तो वापस पैसा इंसान नहीं कमा सकता। निवेश व्यय को दो प्रमुख अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अब जो निवेश है उसको दो भागों में वर्गीकृत करा गया है। कौन कौन से, एक है बच्चों प्रेरित निवेश और दूसरा है स्वायत्त निवेश। प्रेरित निवेश को इंग्लिश में जो कहा जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, ये काफी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं कवर कर रखी है, काफी चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में कवर नहीं कर रखी हैं, पर मैं फिर भी कवर कर रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी किसी भी बोर्ड के हों, उनके आधा भी नंबर नहीं कटना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन बनता हो वहां से क्वेश्चन बन जाए और मेरे बच्चे जो है उसका आंसर लिख करके आ जाए, नंबर कहीं भी नहीं कटना चाहिए। अपना मुख्य उद्देश्य यह है, चाहे वो एनसीईआरटी में से पढ़ाना पड़े, चाहे दूसरी किताबों में से पढ़ाना पड़े, अपन बेस्ट से बेस्ट, आसान से आसान भाषा में आपके लिए लेकर के आएंगे। और दूसरा है स्वायत्त निवेश, जिसको कहा जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक हो गया है प्रेरित निवेश जिसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, दूसरा है स्वायत्त निवेश जिसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो जो अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट या निवेश पढ़ा है उसको हम लोग दो भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं और दो भागों में ही पढ़ेंगे। पहले प्रेरित निवेश पढ़ेंगे और फिर स्वायत्त निवेश पढ़ेंगे। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेरित निवेश की, या जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित जो निवेश है उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रेरित निवेश उस निवेश को संदर्भित करता है जो लाभ की उम्मीदों पर निर्भर करता है और सीधे आय स्तर से प्रभावित होता है। प्रेरित निवेश उस निवेश को संदर्भित करता है जो लाभ की उम्मीदों पर निर्भर करता है और सीधे आय स्तर से प्रभावित होता है। क्या है, दो बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है कि जो प्रेरित निवेश है, पहली बात तो वो किससे है, लाभ की उम्मीदों से। हम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है हमारी कि साहब हमें यहां से लाभ होगा, ठीक है। जनरली निवेश करा कहा जाता है, वहीं करा जाता है ना जहां हमें लाभ होता है, जहां हमें प्रॉफिट होता है। आज आप खुद सोचिए, अगर आपको पता है कि मुझे यहां पे 1 लाख रुपए लगा दो और मुझे पता है मेरे 1 लाख रुपए डूबना है, लगाओगे क्या आप लोग? कोई नहीं लगाएगा, कोई बेवकूफ नहीं है। धनी से धनी करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी है ना, उसको बोले भाई तेरा 1 लाख है और 1 लाख रुपए तेरा डूबेगा, लगा, नहीं लगाएगा। पर उसको ये बोलते भाई तू 20 लाख लगा दे और कुछ समय बाद, साल 2 साल बाद देखो तेरी करोड़ों में कमाई होगी, और ले भाई तू 20 क्यों, तू 25 लगा। तो हम प्रॉफिट की उम्मीद से तो लगाते हैं। तो प्रेरित निवेश में पहली बात तो यह है कि लाभ की उम्मीदों पर निर्भर करता है कि वहां पे आपको लाभ की उम्मीद है तो लगाया जाएगा, नहीं है तो नहीं लगाया जाएगा। दूसरी बात, ये जो डिपेंड होता है ये इनकम पर डिपेंड होता है। इनकम पर डिपेंड होने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर इनकम बढ़ती है, अगर हमारा आय का स्तर बढ़ता है, अगर आय का स्तर बढ़ेगा तो यहां पर जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे। मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ती है, अगर हमारा आय का स्तर बढ़ता है तो हमारा जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रेरित जो निवेश है वो भी बढ़ेंगे। और अगर हमारी इनकम घटती है तो हमारा जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी घटेगा, ठीक है। इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और इनकम घट रही है तो इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। यह आय लोचदार है, इलास्टिक है,
ये आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है, मतलब जैसे इनकम बढ़ी वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। कौन सा? प्रेरित निवेश वाला। और इसके विपरीत भी है, मतलब इनकम गिरी तो ये इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगा। मतलब यहां पे कौन सा संबंध है इनके बीच में? इनके बीच में संबंध जो है सकारात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। किसके बीच में? इनकम और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बीच में। इनकम बढ़ रही है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इनकम घट रही है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है। चलिए अब मैं इसको आपको वक्र इसका दिखा देता हूं कि इसका वक्र कैसा बनता है। तो वक्र में बहुत आसान सा वक्र है, ये आपका वक्र आ जाएगा, ये वाय अक्ष और ये अपना एक्स अक्ष, ये अपना 0। इधर अपन लोग लिख लेते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट, और इधर अपन लोगों ने लिख लिया है बच्चों इनकम, या जिसको हम लोग आय कहते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि पहले जो कंडीशन है वो ये वाली है, ठीक है। पहले कंडीशन ये है, जैसे नाम दे लो, इन्वेस्टमेंट को अपन यहाँ पर आई नाम दे लेते हैं और इनकम को अपन वाई बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले इतनी इनकम थी, हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। फिर हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, ये हमारी इनकम इतनी बढ़ चुकी है, हमारी इनकम y से y1 पे पहुंच चुकी है। मतलब पहले इनकम अगर 10,000 थी, अब 20,000 हो चुकी है, तो इनकम हमारी इतनी पहुंच चुकी है। तो इनकम बढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा I1 हो गया, ये I से I1 हो गया। तो यहां पर आप देखो कि जो है स्लोप जो आप देखोगे वो सीधा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड स्लोप आपको देखने को मिलेगा। और इसको हम नाम दे देते हैं आई कर्व, या जिसको क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कर्व या निवेश जो वक्र है वो कहा जाता है। तो आप ऊपर लिख लीजिएगा, इसको क्या कहा जाएगा? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा है इन्वेस्टमेंट? है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व, या हम इसको कह सकते हैं प्रेरित निवेश वक्र। ओके, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वक्र। तो यहां पर देखो ये अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, ऊपर की ओर इसकी प्रवणता स्लोप जा रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि जब इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। और अगर आप यहां पे एक ऐसा मान लेते हैं कि ये इनकम घटती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट में जो प्रेरित निवेश है वो किससे प्रेरित है? देखो प्रेरित होने का मतलब क्या है? जैसे आज आप कहो कि सर मैं वो जो भारत के महापुरुषों से बड़ा प्रेरित हूं, उन जैसा कुछ करना चाहता हूं। हम किसी से प्रेरित होते हैं, किसी से मोटिवेट होते हैं। तो यहां पर भी प्रेरित का अर्थ है, किससे प्रेरित हो रहा है? पहला तो लाभ से, कि लाभ इतना होगा, ल साहब ज्यादा लाभ तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और दूसरा प्रेरित किससे? इनकम से। और इनकम बढ़ रही है तो ये लो इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया, ये लो और इनकम बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। अब दूसरा है हमारा स्वायत्त निवेश, या जिसको अपन लोग कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों ने ऑटोनोमस कंजप्शन तो पढ़ा था, ऑटोनोमस कंजप्शन पढ़ा है, तो अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी पढ़ लीजिए। स्वायत्त उपभोग पढ़ा है तो अब आप स्वायत्त निवेश भी पढ़िए। स्वायत्त निवेश से तात्पर्य उस निवेश से है जो आय के स्तर में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है और केवल लाभ के उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये ना तो आय के स्तर से प्रभावित होता है, मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा निवेश है जो करना है वो करना ही है, स्थिर है, ये तो निवेश करना ही करना है, स्थिरता वाली बात है। इसमें चाहे इनकम कम हो ज्यादा हो, जितना निवेश हो रहा है उतना होगा ही होगा, और ये लाभ के उद्देश्य से नहीं करा जा रहा। अब पहली बात तो ये सोचो कि ऐसा कौन सी संस्था है जो बिना लाभ के उद्देश्य के इन्वेस्टमेंट करेगी, निवेश करेगी? कौन करता है? सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसी है जो बिना लाभ के उद्देश्य के भी क्या करती है? निवेश करती है। अब आप कभी भी ये देखना, आपको गांव में है ना बड़ा महंगा इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा। आपको गांव में कभी भी, बहुत पिछड़ा जो इलाका है वहां पे कभी भी महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर वहां पर फिर भी आपको सरकारी स्कूल भी देखने को मिलेंगे और आपको सरकारी हॉस्पिटल भी देखने को मिलेंगे। क्या कारण है? प्राइवेट वालों को पता है कि गांव के लोग इतना पेमेंट नहीं करेंगे जितना हम चाहते हैं,
उनकी नज़र में स्विमिंग पूल की सुविधा, उनकी नज़र में पिकनिक की सुविधा, उनकी नज़र में साइंस एग्जीबिशन, ये कुछ भी नहीं है। वो उतना हमें पैसा नहीं दे पाएंगे। ये तो शहरों में है, चलो तो शहरों में चल के खोलते हैं, जहां बिल्कुल रईस लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, उनके बीच में ले जाकर करके ऐसे बिल्कुल महंगे इंटरनेशनल स्कूल, हाई फैसिलिटीज के हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं। पर सरकार तो उन पिछड़े इलाकों में भी खोल रही है, वहां पे भी सरकार निवेश कर रही है। तो सरकार तो हमेशा कल्याण के लिए काम करती है, लाभ के उद्देश्य से नहीं। तो ये स्वायत्त निवेश है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो इनकम से प्रभावित नहीं होते, वो तो करने ही करने होंगे। ये आय बेरोजगार है, अर्थात ये आय में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। मतलब आपकी देश की नेशनल इनकम कुछ भी हो, ये वाले इन्वेस्टमेंट तो होकर करके ही रहेंगे, चाहे इनकम कम हो चाहे ज्यादा हो। स्वायत्त निवेश आमतौर पर सरकार द्वारा ढांचागत गतिविधियों पर किया जाता है। स्वायत्त निवेश आमतौर पर सरकार के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। ढांचागत गतिविधियों पर जो स्ट्रक्चरल है उन पर किया जाता है। जैसे कि स्वायत्त निवेश का स्तर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसे निवेश तब बदलते हैं जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है या नए संसाधनों की खोज होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है आदि। तो देखो, ये सब स्वायत्त जो निवेश है वो किस पर निर्भर करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों, इन पर निर्भर करते हैं। ये ऐसे निवेश है जब प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में बदलाव होगा तब यहां बदलाव देखने को मिल सकता है। नए संसाधनों की कोई खोज हो जाएगी तब बदलाव देखने को मिल सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी तो यहां पे बदलाव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो हो सकता है कि सरकार को इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाने पड़े। अब इस स्वायत्त निवेश का वक्र कैसा बनेगा सर? तो ये देखिए, स्वायत्त निवेश के लिए भी आ जाइए। ये अपना हो गया वाई अक्ष, या जिसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, और ये हो गया बच्चों अपना एक्स अक्ष। ओके, ये अपना 0। इधर अपन लोग लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको कहा जाता है निवेश, और इधर अपन लोग लिख लेते हैं अपनी इनकम। अब देखिए, अब जैसे ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया आई, ये आपकी पहले इनकम थी वाई, और फिर कल को आपकी इनकम यहां पहुंच गई, या फिर इनकम चाहे यहां पहुंच गई। इनकम बढ़ी तो भी इन्वेस्टमेंट इतना ही था, इनकम कम हुई तो भी इन्वेस्टमेंट इतना ही था। इन्वेस्टमेंट पे कोई बदलाव नहीं आया। अगर मान लो यहाँ पे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 100 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे इनकम बढ़ रही है और चाहे घट रही है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा है, ये किसका वक्र है? ये हमारा स्वायत्त निवेश का वक्र है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट, जो 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझा दी। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुदेव, ये जो इन्वेस्टमेंट है किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं? इंसान इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता तो होगा, कैसे पता लगाता होगा कि साहब मुझे यहाँ फायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो भी जानेंगे। पर उससे पहले एक टेबल बना लीजिए स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश के बीच में डिफरेंस की, जिससे कि आप एग्जाम में लिख सकें। प्रेरित निवेश ये लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, लाभ की उम्मीदों पर निर्भर करता है। तो चलिए इधर का भी देख लीजिए एक बार। ये लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित होता है, लाभ की उम्मीदों पर निर्भर करता है कि हमें लाभ कितना होगा, हमें प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट होगा तो ही वहां निवेश करा जाएगा, नहीं तो नहीं करा जाएगा। ये लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक हित के लिए किया जाता है। ये लाभ के लिए नहीं है, प्रॉफिट के लिए नहीं, ये तो सामाजिक हित के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक भले के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए करा जा रहा है। यहां आय लोचदार होती है, मतलब आय का स्तर इसके स्तर को बढ़ाता है। मतलब इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। यह आय स्तर में परिवर्तन से अप्रभावित है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो भी उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, कम होगी तो भी उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट पर निवेश में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह वक्र ऊपर की ओर प्रवणता है, इसका अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसा आप लोगों ने देखा इस प्रकार से जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग ये दिखा रहा है। तो ये क्या शो करता है? जब जब इनकम बढ़ी है तब तब इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ा है। इसका वक्र एक्स अक्ष के समांतर है। समानांतर का मतलब क्या है? पैरेलल है। ये मेरी एक्स अक्ष है, अपन ये कहते हैं ना एक्स अक्ष, और इसके पैरेलल मतलब ये हो गया, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल या समांतर का मतलब क्या होता है? जैसे कि रेलवे की लाइन की जो पटरी होती है वो समांतर होती है, दोनों आमने सामने होती है, बिल्कुल सेम साइज सेम लेंथ, उस हिसाब से। तो ये बिल्कुल इसके सामने है, पैरेलल चलता जा रहा है।
ये आमतौर पर निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर करता है इसको, और ये सामान्यतः किसके द्वारा किया जाएगा, सरकारी क्षेत्र के द्वारा करा जाएगा। तो स से स्वायत्त, स से सरकारी क्षेत्र आ जाएगा, बाकी ये आपका जो है वो निजी क्षेत्र का हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं निवेश के निर्धारक। निवेश के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को कि साहब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या घटेगा, कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। किन्स के अनुसार किसी नई परियोजना अर्थात निजी निवेश में निवेश करने के निर्णय दो कारकों पर निर्भर करते हैं। देखिए किन्स के अनुसार, जो जॉन मेनार्ड किन्स है, उनके अनुसार कोई भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले, किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करने से पहले दो कारकों पर निर्भर होता है। वो दो कारक, दो फैक्टर्स ऐसे हैं, उस पर जो है मालिक सोचेगा फिर ही निवेश करेगा। अब और यहाँ पे किसकी बात करेंगे, निजी निवेश की, प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि हम यहाँ पे मान के चल रहे सरकार तो जो कर रही है वो तो क्या कर रही है, वो सामाजिक हित के लिए कर रही है, तो वो तो लाभ देख नहीं रही है। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं प्रेरित निवेश की बात कर रहे हैं। तो प्रेरित निवेश में जब निवेश करा जाएगा तो दो कारक कौन कौन से होंगे। पहला है बच्चों निवेश की सीमांत दक्षता। कौन सी है, निवेश की सीमांत दक्षता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्जिनल एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में कहा जाता है MEI। क्या होता है, अब इस पे बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा है ब्याज दर, इसको कहा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट में हम कहेंगे ROI, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दो कारक है, इन दो कारकों को देख कर करके ही व्यक्ति निवेश करता है। पहला है MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। निवेश की सीमांत दक्षता या MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आइए देखते हैं। MEI का तात्पर्य अतिरिक्त निवेश से रिटर्न की अपेक्षित दर है। मतलब जो भी अगर हम कहीं निवेश करते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, तो उससे रिटर्न की अपेक्षित दर की साहब मुझे रिटर्न कितना होगा, मुझे वापस यहां से कितना रिटर्न मिलेगा, वो है। मतलब हम एक, क्योंकि हम यहां पे कह रहे हैं ना कि लाभ के उद्देश्य से, तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहां इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना लाभ होगा, कितना रेट ऑफ जो है बेनिफिट जो मुझे मिलेगा, वो हमारे क्या हो जाएगी, MEI हो जाएगी। MEI दो कारक से निर्धारित होती है। देखो अब MEI भी दो कारक से निर्धारित होंगी। वो दो कारक कौन कौन से हैं, पहला है बच्चों आपूर्ति मूल्य। पहला कौन सा है, आपूर्ति मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस, आपूर्ति मूल्य। और दूसरा जो है हमारा उपज का है, शुद्ध उपज जिसको कहा जाएगा, ठीक है, शुद्ध उपज कहा जाएगा। तो MEI दो कारकों से निर्धारित है, एक आपूर्ति मूल्य और एक शुद्ध जो उपज है उसकी चर्चा होगी। दोनों क्या होती है वो भी देखते हैं। पहले चर्चा कर लेते हैं आपूर्ति मूल्य या सप्लाई प्राइस की। आपूर्ति मूल्य से तात्पर्य उस प्रकार की नई संपत्ति के उत्पादन की लागत से, मतलब जो नई संपत्ति खरीद रहे हो उसका जो उत्पादन फिर होगा उसकी लागत कितनी आएगी। यह वह कीमत है जिस पर नई पूंजीगत संपत्ति की आपूर्ति या प्रतिस्थापन किया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है, जो नई संपत्ति आप ले रहे हो उसकी आपूर्ति, उसकी सप्लाई, उसके लिए कितना खर्चा आपको खर्च करना पड़ेगा, या आप किसी मशीन को बदल रहे हो तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा, वो सप्लाई प्राइस। उदाहरण के लिए यदि किसी पुरानी मशीन के स्थान पर 10,000 की मशीन आती है तो 10,000 आपकी आपूर्ति मूल्य है। तो अगर किसी पुरानी मशीन आप दे दो और उसकी जगह 10,000 की मशीन खरीद लो तो वो क्या हो गई, 10,000 आपके लिए आपूर्ति मूल्य, सप्लाई प्राइस हो गया है। फिर है संभावित उपज, ठीक है। संभावित उपज क्या होता है, संभावित उपज या शुद्ध रिटर्न सभी लागतों को शुद्ध संदर्भित करता है जो उसके जीवन काल में पूंजीगत संपत्ति से अपेक्षित होता है। सीधी सी बात यहां पर यह है कि पूंजीगत जो संपत्ति है मेरे पास टोटल, उससे पूरे जीवन काल में ये प्रोडक्शन जब तक होगा उसमें कितना मतलब मुझे लागत आएगी, मतलब टोटल जो मेरा खर्चा है, टोटल जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी आएगी, वो इसमें संभावित उपज से आ जाती है।
उदाहरण के लिए यदि दी गई मशीन से 1200 की रसीद मिलने की उम्मीद है, मतलब कोई मशीन है उससे जो है जो प्रोडक्ट बिकेगा वो 1200 का बिकेगा और उस पर जो भी खर्चा हो रहा है वो 200 का हो रहा है, तो यहां पर संभावित उपज कितनी हो गई? 1000 रुपए, मतलब आपको 1000 का यहां पे बेनिफिट हो रहा है। अब आप यहां पे ये सोचोगे कि सर एमईआई निकाला कैसे जाएगा, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कैसे निकाला जाएगा? तो उसका फॉर्मूला है बच्चों, उसका फॉर्मूला ये है कि हम सबसे पहले तो लिख लेंगे ऊपर संभावित उपज, नीचे जो हमारा आएगा संभावित उपज के नीचे आएगा आपूर्ति मूल्य, और हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो, अब भी जो एग्जांपल लिया है, संभावित उपज हमारी 1000 रुपये, आपूर्ति मूल्य 10,000 रुपये गुणा 100 से, 3 जीरो से 3 जीरो मैंने यहां काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो मैंने यहां काट दी, मेरा आया 10%। मतलब मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है? 10% है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मेरा 10% है। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि सर अब भी इस कंडीशन में वो इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो अभी रुक जाओ, अभी आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, अभी पहले ब्याज दर को भी पढ़ लो। ब्याज दर, जिसको इंग्लिश में कहा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कोई भी जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं से वो भी पैसा लेगा, ठीक है, कहां से कहीं से तो वो फाइनेंस करेगा, चाहे बैंक से पैसा ले, किसी व्यक्ति से ले। तो अब कहीं से अगर वो पैसा ले रहा है तो उस पैसे के ऊपर कितना ब्याज उसको चुकाना पड़ रहा है? भाई आज मान लीजिए मैंने कहीं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए लिए हैं और मुझे पता है कि यहां से 15% का मुझे बेनिफिट फ्यूचर में होगा, पर अगर उस पर 20% का मुझे ब्याज चुकाना पड़ रहा है तो फिर तो कोई मजा है ही नहीं। मतलब 5% तो मैं ब्याज अपनी जेब से भरूंगा, अच्छी बात नहीं, पर मुझे पता है कि 15% मुझे भविष्य में बेनिफिट होगा और इस पर ब्याज 8% ही देना, मतलब 7% का तो फायदा है, तो ले लो यहां से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यह निवेश की वित्त पोषण के लिए पैसे उधार लेने की लागत को संदर्भित करता है। ROI और निवेश की मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध मौजूद है। देखिए, यह निवेश के वित्त पोषण मतलब निवेश को फाइनेंस करने के लिए, कि निवेश में पैसा लगेगा तो लगेगा कहां से? वो कहीं ना कहीं से तो उधार लिया जाएगा। तो उधार लेने की लागत की, जो उधार लेंगे उसकी लागत, मतलब उस पर जो ब्याज लगेगा वो। ROI और निवेश की मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध मौजूद है। मतलब ये हमारा ROI हो गया और ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इनके बीच में विपरीत संबंध है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे पता चल गया यार सब इतना ब्याज लिया जा रहा है, नहीं करना ही नहीं इन्वेस्टमेंट, निवेश करना ही। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और इन्वेस्टमेंट फिर ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखिए, जैसे सरकार ने स्टार्टअप इंडिया चलाया है, सरकार बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, तो इसमें सरकार क्या कर रही है? बैंकों को कह रही है कि स्टार्टअप करने के लिए कम से कम ब्याज दर पर लोगों को पैसा दे, इतना पैसा इनको दे, इतना पैसा इनको दे। उससे क्यों? क्योंकि कम ब्याज दर पे अगर पैसा मिलेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये हो गया कि फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री खोलने का मतलब प्रोडक्शन होगा, मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, आय का स्तर सुधरेगा, बेहतर होगा। तो इसीलिए सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा करके लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए प्रेरित करती है। तो यहां पर सवाल पूछ लिया जाता है कि ROI और निवेश के बीच में कैसा संबंध है? तो ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ROI के साथ MEI की तुलना। अब यहीं से हमें पता चलेगा कि भैया हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, MEI और ROI। MEI कैसे निकलेगा वो आप लोगों ने देख लिया और ROI अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। तो तुलना करके देखते हैं, किसी निवेश की लाभप्रदता की गणना MEI की ROI से तुलना करके की जा सकती है। तो किसी भी निवेश कोई है वो लाभप्रद होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता लगाएंगे? MEI और ROI से तुलना करके, दोनों की तुलना करेंगे और तुलना करने से पता लगाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। यदि MEI ज्यादा है ROI से तो निवेश लाभदायक है। मतलब क्या कह रहा है कि MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज ग्रेटर देन ROI, तो ठीक है, फिर हम फायदेमंद है। जैसे अब अगर हमने देखा कि जो हमारा MEI आया था वो 10% आया था, अब अगर मुझे कोई ब्याज जो पैसा ले रहा हूं वो 5% पे मिल जाए तो मतलब मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। पर मैं ऐसा कहूं कि मैंने जो MEI है वो 10% है और यहां पर जो ब्याज पे पैसा ले रहा हूं वो 12% है, तो भैया ये नुकसानदायक है,
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो एमईआई और आरओआई में जब एमईआई ज्यादा होगा तो वही इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है। मतलब आप धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के साथ थोड़े से बिजनेसमैन वाली ट्रिक्स भी सीख रहे हैं कि कब कहाँ बिजनेस होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओके, तो और ये है आप लोगों के लिए आपके अपना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन और उस पर आप लोगों के लिए कोर्सेज। कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का कोर्स है। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मॉडल पेपर और इन क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी और भी काफ़ी सुविधाएं आप लोगों के लिए इस पे होने वाली है। और नाम मात्र फीस में बच्चों ये कोर्स आप लोगों को मिलने जा रहा है। मतलब पूरे सेशन तक के एंडिंग तक आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस है। इतनी फीस है कि जितनी तो आप 4-5 दिन में खर्चा कर देते हो। ओके, तो इसलिए आप इन कोर्सेज को खरीदिए और इन 2 नंबर पे कॉल करिए और टीम को बोलिए कि हमें कोर्स खरीदना है। यहां निवेश करना, लर्निंग शेयर आर्ट्स में निवेश करना आपके लिए लाभप्रद ही है, फायदेमंद ही है। मतलब यहां पर एमईआई बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ही फायदे होंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जरूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर आर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।